हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ्स विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में एक कॉमन टॉपिक लाया हूँ, आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन। विशेषकर ये 12th वालों के लिए है, क्योंकि 12th में जब आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो एक एक्सरसाइज है उसमें, या एक मेथड कह दीजिए। पहला मेथड था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर बाय पार्ट मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन था, फिर खंडशः समाकलन था, एक लास्ट में आया था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन था। ये आप लोगों में इस सच पूछे तो ये 11th में था आंशिक भिन्न, लेकिन इसको आप क्या कर दिया गया, सिलेबस से हटा दिया गया है। आंशिक भिन्न बहुत दिनों से, लगभग 6-7 साल हो गया होगा, आंशिक भिन्नों को हटा दिया गया। तो ये एक चैप्टर है आप लोगों में, आंशिक भिन्न द्वारा या भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है ना? तो आंशिक भिन्न बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहा हो तो भी उसको पार्शियल फ्रैक्शन जानना जरूरी है। जो नए स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे उनको जानना बहुत ही जरूरी है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना? तो चाहे वो बीएससी कर रहा हो, चाहे बीसीए कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इसका मतलब कुल मिला करके ये क्या है, कॉमन टॉपिक है, सबको आना चाहिए। तो ये इसमें एक एक्सरसाइज है 12th में। ठीक है ना? तो विशेषकर 12th के बच्चों को थोड़ा सा इसको मैं विशेषकर 12th के बच्चों के लिए लाया हूं, लेकिन सबके लिए है। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आंशिक भिन्न। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग वीडियो बिना स्किप करते हुए देखेंगे, आप स्किप मत कीजिए और शुरू से अंत तक देखिए। फिर उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? अपनी लैंग्वेज में आंशिक भिन्न। ठीक है ना? आंशिक भिन्न को पहचानने के लिए या आंशिक भिन्न को समझने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ेगी। क्या है, देखिए शुरू करते हैं। पहला है संयुक्त भिन्न। 12th वाले बच्चे तो चाहे तो इसको लिख लेंगे, बढ़िया से एक नोट्स बना लेंगे। कंपाउंड फ्रैक्शन, बहुत ही मजा आएगा, आप उसको बस देखते जाइए। कंपाउंड फ्रैक्शन, एक ये चीज जानने की जरूरत है। दूसरा सरल भिन्न, ये मेरी लैंग्वेज है, सरल भिन्न, इसके इंग्लिश क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है ना? संयुक्त भिन्न क्या होता है, ऐसे भिन्न जिसके या जिनके हर का गुणनखंड मतलब समझना, फैक्टर गुणनखंड हो जाए, ऐसे भिन्न जिनके हर का गुणनखंड हो या हो सके, है ना, चाहे जो लिख दीजिए, हो सके, क्या कहलाता है, संयुक्त भिन्न कहलाता है। अभी एक एग्जांपल से आप लोग को समझाते हैं। देख बेटा, बढ़िया से समझो इसको, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ये पूरी गारंटी है। और सरल भिन्न क्या होता है, ऐसे भिन्न जिसके हर का गुणनखंड ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ना, बात समझे ना सर, क्या कहलाता है, बोलो, सरल भिन्न कहलाता है। शुरू से देखिए, अगर अच्छा ना लगे तो बताइएगा, एकदम एक एक चीज, एक एक बेसिक चीज बता देते हैं आप लोग को, आंशिक भिन्न हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। ठीक है? जैसे कह दिया जाए आप लोगों से x अपॉन, मान लीजिए लिख दिया जाए x²-4, एक और लिख दिया जाता है 3x+2 अपॉन x² +4 लिख दिया जाता है।
5x प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख देते हैं। x अपान मान लीजिए लिख दिया जाए, या हाँ चलिए कोई बात नहीं, x माइनस 2 लिख दिया जाए, ठीक है ना। और एक लिख दिया जाए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अपान एक्स प्लस 7, ठीक है ना। बात समझ में आने है। अब देखो हम बार बार कह रहे हैं हर का गुणनखंड डिनोमिनेटर, हर का गुणनखंड डिनोमिनेटर। आपको अंश से कोई मतलब नहीं रखना है, अंश से कोई मतलब नहीं रखना, आंख बंद करके उसको भूल जाओ, अंश को भूल जाओ, सिर्फ हर को देखो। क्या इस हर का फैक्टर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्या आएगा इसका फैक्टर? x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका फैक्टर हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? संयुक्त भिन्न है, कंपाउंड फ्रैक्शन है, CF, कंपाउंड फ्रैक्शन CF। बात समझे नहीं समझे? ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या इसका फैक्टर होगा? नहीं होगा। आप लोग कहेंगे नहीं नहीं सर फैक्टर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका आयोटा क्या है? 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो +4। तो लेकिन ये ध्यान देना, ये रियल फैक्टर नहीं है, ये इमेजिनरी फैक्टर है। हमें रियल फैक्टर की जरूरत है, ठीक है ना। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना है, हमें रियल फैक्टर की जरूरत होती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का आप रियल फैक्टर नहीं कर पाएंगे, वास्तविक गुणनखंड इसका नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? सिंपल फ्रैक्शन बोलेंगे, SF, सिंपल फ्रैक्शन। इसको देखिए, क्या इसका फैक्टर कर लेंगे? हाँ कर लेंगे। क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर करना आता है आप लोग को, 12th वालों को से भी उम्मीद है कि इसका फैक्टर आता है, आप लोग कर लेंगे। 2 3 6 फैक्टर कर लेंगे। इसका फैक्टर क्या होता है? x प्लस 2 एक्स प्लस 3। तो ये क्या है बताइए सब लोग? ये है कंपाउंड फ्रैक्शन। ये बताओ ये क्या है? ये बताओ x माइनस 2 इसका फैक्टर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, इसे बोलेंगे सिंपल फ्रैक्शन। इसका बताओ। अब कहोगे सर न्यूमरेटर में लिखा हो, कह रहा हूं ना अंश से कोई मतलब नहीं है, हर से मतलब है, हर का फैक्टर नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या कहेंगे? सिंपल फ्रैक्शन। एक और कोई कह दे 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या इसका फैक्टर होगा? इसका फैक्टर नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, सीधा चाल लगाएंगे तो आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी आ जाएगा। इसलिए इसे क्या कहेंगे? सिंपल फ्रैक्शन, क्योंकि हर का गुणनखंड नहीं हो पा रहा। तो क्या बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है सिंपल फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है? अगर ये दो क्लियर है तो आंशिक भिन्न समाप्त होने जा रहा है। स्टार्ट करें, शुरू करते हैं। नोट कर लीजिए इसको, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लीजिए सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो कह रहा हूं ना, टाइम देके अगर आप इसको पढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए टीचर बहुत है पढ़ाने के लिए, बहुत पढ़ा रहे होंगे, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अगर मेरा शुरुआत से वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि औरों से भिन्न है, ठीक है ना। पूरा समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। अब शुरू करते हैं आंशिक भिन्न, ठीक है। आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न क्या होता है? सभी लोग लिख लेंगे। सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? संयुक्त भिन्न के हर के गुणनखंडों को सरल 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 भिन्नों में तोड़ना ही, भिन्नों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? आंशिक भिन्न कहलाता है।
आंशिक भिन्न कहलाता है, चाहे जो लिखो, आंशिक भिन्न कहलाता है। बात समझ में आया नहीं है? अभी हम आपको रूल बताएंगे, इसके 4 रूल हैं। चारों मेथड आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ सही बात है, ये जो डिफिनेशन है उस पर सटीक बैठ जा रहा है। संयुक्त भिन्न के हर के गुणनखंडों को सरल सरल भिन्नों में तोड़ना ही आंशिक भिन्न कहलाती है। चाहे आंशिक भिन्न तो सही रहेगा। बात समझे नहीं समझे? तो ये आप लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। अभी हम चारों मेथड बताते हैं, आपको एक एक मेथड करके समझाते हैं, ठीक है? तो ये समझ में ना, सरल सरल भिन्नों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? आंशिक भिन्न कहलाता है। किसको? संयुक्त भिन्न के। अब संयुक्त भिन्न और सरल सरल भिन्न क्या, सरल भिन्न क्या होता है? इसको हमने अभी इसको एक्सप्लेन किया, इसको लिख लीजिए। अभी हम इसको मेथड के रूप में आपको बताएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये रियली में फिट है डिफिनेशन, ठीक है ना? चलिए, आंशिक भिन्न को तोड़ने के लिए, आंशिक भिन्न बनाने के लिए आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, सावधानी रखना पड़ेगा। सावधान कह दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको, इसमें आप कासन, सावधान, सावधानी बरतना है, ठीक है ना? सावधानी बरतना है, 440 बोल कर लग जाएगा, याद रखना। क्या सावधानी बरतना है? देखिए, पहला याद रखना हमेशा, अंश की घात, अंश की घात हर की घात से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर की घात से सदैव कम होना चाहिए, सदैव कम होना चाहिए, ठीक है ना? याद रखना, अंश की घात हर की घात से हमेशा हमेशा कम होना चाहिए। दूसरा, यदि अंश की घात हर की घात के बराबर या उससे अधिक हो, उससे अधिक हो तो उसे भाग करके, डिवाइड करके अंश की घात को हर की घात से कम कर लेनी चाहिए, कम कर लेनी चाहिए। ये चीज नहीं समझ में, ऐसा लग रहा है ये क्या है? अभी बताता हूं, इसको नोट कर लीजिए, बता रहा हूं, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहले ये बताइए, क्या ये कंपाउंड फ्रैक्शन है? हाँ है। क्यों है? हमको न्यूमरेटर से नहीं मतलब है, हमको डिनोमिनेटर से मतलब है, इसका फैक्टर हो जाएगा, इसलिए कंपाउंड फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। वो मेथड अलग है, क्या रूल है उसका बताएंगे बाद में, लेकिन अभी हम कहते हैं कि ये कंपाउंड फ्रैक्शन है। दूसरी बात सावधानी बरतनी है, क्या बरतनी है? कि अंश की घात हर की घात से सदैव कम होनी चाहिए, सदैव कम होनी चाहिए। तो यहां देखिए, अंश की घात कितनी है? 3, और यहाँ क्या है? घात मतलब समझते ना, घात मीन्स पावर। इंग्लिश मीडियम वाले मान लीजिए देख रहे हो तो उनको थोड़ा सा इतना समझ में आता है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी। घात तो अंश की पावर, अंश का घात कितना है? 3, यहाँ हर की घात क्या है? 2। तो अंश की घात हर की घात से ज्यादा हो गई है, क्या हो गई है? ज्यादा हो गई। ज्यादा हो या बराबर हो तो आप क्या करेंगे? उससे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करना भाई क्लास 9th में पढ़ाया गया है, क्लास 9th में डिवाइड करना बताया जाता है। कैसे? यहाँ कितना बार ले जाएंगे? यहाँ इतनी बार ले जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला टर्म आ जाएगा। ये तो आना चाहिए भाई,
अब इसको ज्यादा हमको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहला टर्म इसका देखेंगे, यहाँ पर क्या ले जाएंगे, ऐसा टर्म ले जाएंगे कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, पहला टर्म आ जाए तो एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा एक्स, फिर क्या माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऐसे 2x प्लस 1। अब और जाएगा नहीं जाएगा। अगर हम कहते हैं, आप लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, अगर मान लीजिए कह दिया जाए तो क्या करेंगे, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 2 जा 14 और उसके बाद 1। अब ये क्या हो गया, 1 क्या 7 से कम है, अब तो बजाएगा नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1/7। 2 कोसेंट, 2 मतलब कोसेंट मतलब भागफल, प्लस शेषफल अपान भाजक, इसे क्या बोलते हैं, भाजक डिवाइडर, क्या बोलेंगे इसे, डिवाइडर। इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भागफल, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं, भाज्य, ठीक है ना, डिविडेंड, डिविडेंड। और इसे क्या बोलते हैं, सब जानते हो भाई, क्वोशंट, ठीक है ना। तो ये कहते हैं भागफल प्लस शेषफल अपान भाजक, 7 दूना 14 1 15 बटे क्या हो जाएगा 7। तो 15/7 को आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, 2 सही या 2 प्लस 1/7। इसको क्या लिख सकते हो बताओगे, इसको लिख सकते हैं भागफल क्या है, x प्लस शेषफल अपान भाजक x²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आ जाएगा इसको ऐसे, इसको इस तरह करना होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करें, आगे बढ़ा जाए। अब ये इतना लिख लीजिए, अब हम शुरू करते हैं, पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, शुरू किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू कर लो, नोट कर ली, ठीक। समझ में आया ना भाई, ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसी चीजें कैसे करना है। ठीक है ना, चलिए पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, आप शुरू करते हैं। पहला मेथड फर्स्ट, सबसे पहला क्या, जब हर में रैखिक गुणनखंड हो, क्या हो, रैखिक गुणनखंड हो, जब हर में क्या हो, रैखिक गुणनखंड। रैखिक गुणनखंड समझते क्या होता है, लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर, बात समझ में ना। जब हर में क्या हो, रैखिक गुणनखंड, स्टार्ट करें, जब हर में क्या हो, रैखिक गुणनखंड, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, सारा क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का ही उठाया हुआ है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे पहले यहाँ हम आंशिक नहीं कर दे रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करना तो आसान ही है, तो बताएगा, ठीक है ना। चलिए पहले बात समझिए, क्या पहले सावधानी जो बरतना है वो देखना, अंश की घात कितना है 1,
x की पावर 1 है, और हर की घात कितना है, जब इसको गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो x क्यूब, तो हर की घात 3 है और अंश की घात 1 है, तो अंश की घात हर की घात से कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन करने लायक है। अच्छा, ये संयुक्त भिन्न तो है कि नहीं, संयुक्त भिन्न है, क्यों, क्योंकि हर का गुणनखंड हो रहा नहीं हो रहा है। अरे भाई जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर सॉल्व करोगे, फैक्टर निकालोगे तो फिर यही आ जाएगा तीनों, तो इसका फैक्टर है, संयुक्त भिन्न है। अब देखिए क्या ये रैखिक गुणनखंड है कि नहीं, रैखिक गुणनखंड, तो रैखिक गुणनखंड मतलब लीनियर फैक्टर, हाँ है, क्योंकि यहाँ x पावर क्या 1 है, यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 1 है, लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है। बात समझ में आया? अगर इस तरह हो तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने का बेस्ट तरीका है a अपान x माइनस 1, b अपान x माइनस 2, c अपान x माइनस 3। ये ब्रेक करने का रूल है। कब? जब हर में रैखिक गुणनखंड हो। अब एक और आ जाए, x प्लस 4 आ जाए तो d अपान x प्लस 4। कब? जब लीनियर फैक्टर हो, लीनियर, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर एलसीएम ले लीजिए। x माइनस 1 बहुत ही सिंपल है, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैसे होगा, a क्या बचेगा, x माइनस 2, x माइनस 3। बोलो समझ में आ रहा है ना। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैसे होगा, क्या बचेगा, x माइनस 1, x माइनस 3, बहुत ही सिंपल है। फिर x माइनस 3 से x माइनस 3 कैसे होगा, क्या आएगा, c x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। जब लास्ट तक सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे सर बहुत ही आसान है। अब दोनों साइड में कंपेयर करना है, कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। तो 3x माइनस 1 ठीक है ना। अब हमें a, b और c की वैल्यू निकालना है, a, b और c की वैल्यू निकालना है। निकालने का बेस्ट तरीका मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, बताना मत किसी को, ऐसे फिलहाल यूट्यूब में बता रहा हूं, सबको पता हो जाएगा, अच्छी बात है, पता होना चाहिए। a का मान कर निकालना हो तो चुपचाप बिना सोचे समझे, हम तो ऐसे ही बताते हैं कि अच्छा a का मान निकालना है, तो हम अपने चुप्पे से क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में, अभी बता रहा हूं परेशान मत होना, दोनों पक्षों में x इक्वल 1 रख देते हैं। तो आप लोग सोचेंगे अरे सर a का मान कैसे आ गया, देखो एक अभी बताता हूं 1 क्यों आया, कैसे आया बता रहा हूं, पर एक चीज बता रहा हूं, आप लोगों को देखते जाओ। x का 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 3, 3 माइनस क्या हो जाएगा 1। अरे भाई x इक्वल 1 रखेंगे, 3 गुणे 1 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 का 3, 3 में से ये आएगा a, 1 माइनस क्या होगा 2, 1 माइनस क्या होगा 3, x जगह पर। अब यहां देखो, यहां पर जब रखोगे तो 1 माइनस 1, ये क्या आएगा 1 माइनस 3, c 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, ये तो ऐसे लिख रहा हूं, दिख जाता है। ये 1 माइनस 1 0 है, 1 एक में से एक गया 0, और 0 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, एक में से एक गए 0, पूरा क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 3 में से एक गए 2, a यहाँ क्या आ जाएगा -1 -2, ये क्या आ जाएगा 2, ये आएगा 2a, तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब आप लोग सोच रहे हैं सर ये बताइए x इक्वल 1 आपने कैसे पता किया, पता होता कुछ नहीं किया, यहाँ दिख रहा था। अगर a की वैल्यू निकालना हो, यहाँ क्या लिखा है x माइनस 1, चुपके से x माइनस 1 को 0 कर लो, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1।
1 रख दीजिए, खत्म हो गया। अब हमें b की वैल्यू लाना है, तो चुपके से x माइनस 2 को 0 कर दो। x माइनस 2 को जब 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो पुनः x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, जब 2 रखोगे यहाँ सभी का 1 में, कहाँ रखेंगे 1 में, ठीक है ना। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 2 पे x बराबर 2 कैसे है पता चला ना, x माइनस 2 को चुपका 0 कर लो, x बराबर, जब 2 रखोगे यहाँ, तो यहाँ जब 2 रखोगे तो 3 गुणे 2 माइनस 1, 3 दूना 6, 6 में से 1 5, है ना, तो लिख देते हैं 6 माइनस 1। जब 2 यहाँ रखोगे तो ये 2 में से 2 0, तो टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ जब 2 रखेंगे तो b 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3। जब यहाँ 2 रखोगे तो 2 में से 2 का 0, पूरा टोटल 0। b की वैल्यू आ गई 5, b ये क्या आएगा बताओगे, 1 माइनस 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी -5। बोलिए समझ आता है। फिर क्या करेंगे, पुनः समीकरण 2 में अब की चुपके से x माइनस 3 को 0 कर लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। समीकरण 2 में क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर, बोले कि नहीं बोले, समझ में आ नहीं आ रहा, तो 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, तो 3 त्रिका 9, 3 गुणे 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9, 9 से 8, तो पहले 9 माइनस 1, यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 गए 0, ये 0 ये 0, टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा c 3 माइनस 1 3 माइनस 2, ये क्या आएगा 8, ये आएगा c 2 1, तो c की वैल्यू क्या आएगा 1/2। बोल बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आसान नहीं आसान है, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करो, नोट हो गया, चलिए इसको मिटा दो, ठीक, मिटाने जा रहा हूं, ठीक है ना बेटा। इसको वायरल कर दीजिए वीडियो को, 12th वाले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए इसको, वो सब भी देखें और लोग भी जुड़े हमसे। तो 12th का भी हम एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे, जिससे कि टीजीटी पीजीटी वालों जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी फायदा होगा। अरे भैया सब 12th का आता है, 11 12 बीएससी का यही सब पार्ट आता है। बीएससी वाले जो तैयारी कर रहे हैं, जो बीएससी वाले पढ़ रहे हैं, तो यही सब चीज तो है कि नहीं। बीएससी हो गया, इंटर हो गया, ये सब टीजीटी पीजीटी जो तैयारी कर रहे हैं इसी में से तो आता है। इंटर में से 60% आता है अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और बीएससी का 40% आता है। अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इंटर मान लीजिए 30-40 मान लीजिए, उसको भी 40-50 मान लीजिए, थोड़ा एमएससी का नहीं आता, हल्का फुल्का आ जाता है, बाकी सब इंटर और बीएससी भरा हुआ है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन जो लिए थे वहां पर x³ प्लस x प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखिए संयुक्त भिन्न है, ये क्या कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन है, हमको अंश से मतलब नहीं है, अभी हर का फैक्टर हो जाएगा, इसलिए संयुक्त भिन्न है। लेकिन क्या इस संयुक्त भिन्न को हम आंशिक भिन्न में तोड़ पाएंगे? अभी तो नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि सावधान मैंने यहां लिखा था 2 स्टेप। क्या लिखा था कि अंश की घात हर की घात से कम होनी चाहिए, यहां पर कम नहीं है। तो अभी मैंने एक एग्जाम्पल इसका लिया था, तो अब फिर मिटा दिया हूं, फिर लिख देते हैं x³ प्लस x प्लस 1 भागे x स्क्वायर माइनस 1, कितनी बार जाएगा
x1 गुणा करना आना चाहिए भाई, ये सब भाग देना आना चाहिए, नहीं आता तो उसको बताइए, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ऐसे 2x प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हल करेंगे फिर यही आ जाएगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब आइए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कंपाउंड फ्रैक्शन है, तो चलिए 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको लिख सकते हैं 2x प्लस, इसको इक्विवेलेंट कह दीजिए, 2x प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। बात समझ में आ नहीं है, आना होगा। अब ये देखिए, क्या ये रैखिक गुणनखंड है, हाँ लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है क्योंकि x घात 1 है, ये लीनियर फैक्टर है, हाँ है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज वहां जो लिखवाया था ऐसे लिखना चाहिए था, जब हर में रैखिक गुणनखंड हो तथा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन, पुनरावृत्ति ना हो, ये भी थोड़ा लिख देते हैं। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट ना करे, ना रिपीट, पुनरावृत्ति रिपीट, पुनरावृत्ति ना हो रिपीट ना करे, ठीक है ना। तो x माइनस 1, तो क्या ये रिपीट हो रहा है क्या, नहीं पहले लिखा है। x प्लस 1, क्या ये रिपीट हो रहा है क्या, नहीं रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है पहले। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसको भी लिख लीजिए। इसकी पुनरावृत्ति ना हो मतलब रैखिक गुणनखंड की पुनरावृत्ति ना हो मतलब दो बार ना आया हो। x माइनस 1 एक ही बार आया है, x प्लस 1 एक ही बार आया है, ये रैखिक गुणनखंड है और एक ही बार आया है, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, तब ये रूल लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखिए, जब रैखिक गुणनखंड है तो a अपान क्या लिख देंगे, x माइनस 1, b अपान क्या कर देंगे, x प्लस 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 x प्लस 1, ये इससे कैंसिल, a x प्लस 1, x प्लस 1 से ये कैंसिल, b x माइनस 1, ये क्या है 2x प्लस 1 अपान x माइनस 1 x प्लस 1। बोलो भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, परेशान मत होइए, हर चीज समझ में आएगा, ठीक है ना। अब आइए, अब यहां देखो कंपेयर कर लो, कैंसिल नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू निकालना है। हम सब बताए थे a की वैल्यू निकालना, तो चुपचाप x माइनस 1 को क्या कर देंगे, 0 कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x इक्वल 1 रखने पर दोनों बच्चों में, दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, एक रखोगे तो 2 गुणे a प्लस a 1 प्लस 1, और यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या आएगा, 2 एकम 2 1 3 1 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3/2। यहाँ तक दिख रहा नहीं दिख रहा आपको, आप दिख रहा होगा ना, a की वैल्यू यहाँ से आएगी 3/2। अब हमें b की वैल्यू निकालना है, तो चुपचाप x प्लस 1 को 0 कर लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यहाँ रख दीजिए, 2 गुणे -1 प्लस 1, यहाँ -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, b -1 -1, ये -2 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, -2b, ये क्या हो जाएगा, -1 -2b, b इक्वल क्या आ जाएगा, 1/2। a और b का मान आ गया, आप उठा के यहाँ रख दीजिए, कहाँ पर, यहाँ। अतः 2x प्लस 1 अपान x माइनस 1
एक्स प्लस 1 क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है 3/2, 3/2 एक्स माइनस 1, बी की वैल्यू क्या है 1/2 एक्स प्लस 1। ये चीज तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमें इसका करना है तो समीकरण 1 से क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस, अब इसका फैक्टर यही चीज तो लिखा है यहाँ पर, इसका फैक्टर ये होगा 3/2 एक्स माइनस 1 1/2। क्या आप लोगों की समझ में आ रहा है, बोलिए। तो अगर लीनियर फैक्टर हो और पुनरावृत्ति ना हो तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और ए बी और सी की वैल्यू डी की वैल्यू आराम से आप निकाल लेंगे। निकालने का मैंने तरीका भी बता दिया, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। और 3 मेथड और हैं, पहले आप लोग इतना आप समझिए, है ना, इतना समझिए और कमेंट करके बताइए कि सर हमको पूरा टोटल समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके आगे हम कल नेक्स्ट, इसके आगे जो 3 मेथड हैं बहुत ही आसान है, वो जल्दी बताएंगे। थोड़ा सा आपकी बताने थोड़ा सा टाइम लग गया था डेफिनेशन वगैरह में, अब तो कुछ नहीं, अब सिर्फ सीधे सीधे रूल है जो उसको बताएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है ये अपने अपने दोस्तों को आप शेयर करिए, हाँ, और अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं आप लोग तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। टीजीटी पीजीटी का वीडियो लगातार अपलोड होता रहेगा, ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी है, ऐसा नहीं कि इसके लिए नहीं है। कल टीजीटी पीजीटी वालों के लिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉट फर्स्ट डिग्री जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। और आंशिक भिन्न को भी एक अलग वीडियो बनाएंगे जो 3 मेथड और हैं, और उस समय हम जल्दी समझा देंगे क्योंकि अभी आज थोड़ा सा डिफरेंशियल बताने में टाइम लग गया था, ठीक है ना। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि सर समझ में आया कि नहीं आया। आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग वास्तव में पढ़ रहे हैं, आपको हमसे फायदा हो रहा है, तो थोड़ा पढ़ाने में मन लगेगा। अदरवाइज इतना ठंडी बताइए 12 बज जाए, हाँ 11:30 12 सवा 12 बज जाता है आप लोगों के लिए, हाँ बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के ला रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।